Hope you will be fine. By the way, after a gap of 2 days, let's start class. आज मंडे हिस्ट्री की क्लास है. इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत एंड द थर्ड डायनेस्टी तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी का टाइम क्या था? 1320 टिल 1414. क्या 1320 से लेकर 1414 तक लगभग कितने साल? 94 years. That is longest period within the Delhi Sultanate. There were how many kings? I mean, how many sultans remained? 4 sultan. वो 4 कौन था? गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक उर्फ गाजी मलिक या गाजी खान. सेकेंड, मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जिसे आप कहते हैं पगला सुल्तान डैश डैश. थर्ड, फिरोज शाह तुगलक. एंड द फोर्थ, नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक. ये 4 हुए. गाजी बाप है, मोहम्मद बिन तुगलक उसका बेटा है, फिरोज शाह तुगलक इसका चचेरा भाई है, और नासरुद्दीन जो है फिरोज का बेटा है. यानी ये 4 हैं. उन चारों पर हमारी चीजें, सारे सवाल होंगे. यहां से याद रखिएगा, पूरे तुगलक वंश को वजीरियत का युग कहते हैं. द एरा ऑफ वजीरियत, मिनिस्ट्री. वजीर का मतलब मंत्री है. वजीर ए आजम मुख्यमंत्री है, यानी प्रधानमंत्री. आजम मतलब चीफ, तो वजीर ए आजम वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो गया. तो ये एरा ऑफ वजीरियत कहलाता है, यानी एरा ऑफ मिनिस्ट्री. एक पॉइंट. दूसरा, द गोल्डन एरा ऑफ दिल्ली सल्तनत, दैट इज तुगलक वंश टाइम. दिल्ली सल्तनत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? तुगलक वंश. द मैक्सिमम एक्सपेंडेड टेरिटरी ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द टाइम ऑफ तुगलक वंश. किस वंश के शासन के समय दिल्ली सल्तनत का विस्तार सर्वाधिक हुआ? तुगलक वंश. किस वंश के समय दिल्ली सल्तनत का टेरिटरी सिकुड़ने लगी? श्रिंकिंग ऑफ द टेरिटरी ऑफ दिल्ली सल्तनत इन विच डायनेस्टी? Tughlaq dynasty. So it goes to climax and downfall too. So that is the peak time and down time. That is the time of, Tughlaq dynasty. So this is the time in that way. यहाँ वहाँ जो भी ये गयासुद्दीन, यहाँ पर आ जाइए क्या? मोहम्मद बिन तुगलक. और ये पॉइंट दे दीजिए फिरोज शाह तुगलक के लिए, और ये नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के लिए, ये फिरोज शाह तुगलक. इन दैट रिस्पेक्ट, किस सुल्तान के समय दिल्ली सल्तनत का गोल्डन पीरियड था? नाउ नेम द सुल्तान, नॉट डायनेस्टी. डायनेस्टी इज तुगलक. सुल्तान कौन सा है जो गोल्डन एरा है? फिरोज शाह तुगलक. ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये माना जाता है. तो आपने देखा वजीरियत का युग है, मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी है, श्रिंकिंग स्टार्ट भी हो गया, और सबसे बड़ा जो गोल्डन पीरियड माना जाता है फिरोज शाह तुगलक का. ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर. वजीरों का इंपॉर्टेंस बढ़ गया इस युग में, ये मतलब है. एक दो नहीं, कई वजीर हुआ करते थे, ये मतलब है. पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? अब ध्यान देंगे. तुगलक भी तुर्क थे, नो डाउट. 4 सुल्तान हुए, हमने बताया. गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो 1320 से 25, 5 साल. मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खां जो है वो 1325 से 1351, 26 वर्ष. 1351 से 1388 फिरोज शाह तुगलक. कितने साल हो गए होंगे? लगभग 40 में 3 कम कर दीजिए, 37 ईयर्स. अब अगला, एज यू नो दैट, तो वो है अगला नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, 88 से लेकर 14. ठीक है ना? तो 12 दूनी 24, 2 26, 26 वर्ष. तो ये चीजें हैं, इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. सवालों के दायरे में चलते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पर मौजूद है. जरा गौर से समझेंगे. तो हम जीएस फाउंडेशन, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत, तुगलक वंश 1320 से 1414. अंडर इट वी हैव टू गो थ्रू फर्स्ट गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो 1320 से 1325 शासन किया, 5 वर्ष. और इसे एक निकनेम मिलता है गाजी मलिक, यानी गाजी खान. क्यों, कैसे, वो बताएंगे.
वैसे आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त का इंपॉर्टेंस क्या है, यू नो। आज वर्ल्ड लायन डे है, विश्व शेर दिवस। 29 जुलाई वर्ल्ड टाइगर डे, बाघ, बाघ टाइगर, वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई। वर्ल्ड लॉयन डे, विश्व शेर दिवस या सिंह दिवस 10 अगस्त है, याद रखिएगा। 674, क्या मैंने कहा, 674 जो लॉयन है वो इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में है, जिनमें से लगभग 580 सिर्फ गुजरात में है, रेस्ट ऑफ अक्रॉस इंडिया, ये ध्यान में रखना है। लॉयन याद रखिएगा नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, साउथ इंडिया में नहीं। पॉइंट क्लियर। पूरे वर्ल्ड में लगा दें तो लगभग कितने हैं, 800 850 के आसपास, मैक्सिमम 1000 के आसपास हुआ है। तो इसका लगभग मतलब 60% इंडिया में है, बिल्कुल सही। चलिए बात खत्म करिए लॉयन का, आते हैं अपना हिस्ट्री पर। सवाल देखिए कैसे कैसे आएंगे, उस पर ध्यान देना है। तुगलक वंश के गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के संदर्भ में 5 सवाल बड़े ही अच्छे हैं। पहला सवाल देखिए, इसका ये नाम क्यों है। गयासुद्दीन तुगलक तुर्की की सीमा पर अपने इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए कई युद्ध किया। कहते हैं कि ये 29 युद्ध किया और सब में नेतृत्व किया, टेकिंग द लीडरशिप ऑफ 29 जिहाद, धर्म युद्ध, अपने धर्म की रक्षा के लिए। जो धर्म की रक्षा करता है, जो धार्मिक युद्ध करता है, जो जिहाद करता है, जो जिहादी है, जो जिहाद का लीडरशिप करता है, उसे गाजी खान कहते हैं। समझ में आया, गाजी खान कहते हैं या गाजी कहते हैं या गाजी मलिक कहते हैं। तो इसका टाइटल गाजी मलिक था, बहुत जगह गाजी खान लिखेगा, यानी यह एक धर्म योद्धा था, यह एक जिहादी था, जिहाद का नेतृत्व करने वाला था। समझ में आई। इसने कितनी बार इस्लाम की रक्षा के लिए युद्ध किया, 29 टाइम्स तुर्की की सीमा पर, इसलिए इसे गाजी की उपाधि मिली थी, गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता। पॉइंट क्लियर। आइए दूसरा पॉइंट, ही इज कंसीडर्ड फाउंडर ऑफ, ओके, फाउंडर ऑफ तुगलक वंश। तो क्वेश्चन क्लियर। आइए, एज यू नो दैट ये जो हमारा दिल्ली है, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के साउथ में एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद में भारत का एक ड्राई पोर्ट भी है, सूखा बंदरगाह, जहां पर बड़े बड़े कंटेनर रखे जाते हैं। वही कंटेनर जो ट्रेन के डब्बों पर या ट्रक पे आ जाता है, कंटेनर जहां रखे जाते हैं उसको कंटेनर डिपो कहते हैं। और वहीं पर रेलवे लाइन बिछा दी जाती है और कंटेनर में सामान लद जाता है, चाहे वो ट्रक पर लोड करे क्रेन से या रेलवे के ऊपर डाल दे, और फिर दुनिया में भारत में कहीं भी जाए। तो ऐसे कंटेनर डिपो को क्या कहते हैं, ड्राई पोर्ट। तो भारत में कई ड्राई पोर्ट हैं, कोचीन में भी है, जामनगर में भी है, मोगा पंजाब में भी है, तुगलकाबाद यहाँ भी है दिल्ली में, टुंडला उत्तर प्रदेश में भी है। ये सब ड्राई पोर्ट है बेटा। तुगलकाबाद जो साउथ दिल्ली में है वह एक ड्राई पोर्ट भी है। उसी तुगलकाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बगल में मैदानगढ़ी है, जहाँ इग्नू का यूनिवर्सिटी है, इग्नू यूनिवर्सिटी है। तो मैदानगढ़ी के पास तुगलकाबाद जगह है। तुगलकाबाद एक कैपिटल सिटी के तौर पर, एक राजधानी नगर के तौर पर यही गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने बसाया था। और वहां पर एक राजधानी नगर था, तो फोर्टिफाइड होगा, किलाबद्ध होगा, और एक किला भी होगा जहां राजा रहेगा, सुल्तान रहेगा। तो फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी established or developed by Ghayasuddin Muhammad Tughlaq in South Delhi in 1322-23 called तुगलकाबाद। समझ आई बात। तो 1322-23 में तुगलकाबाद शहर
एक राजधानी नगर के तौर पर, जहां किला भी है, तुगलकाबाद फोर्ट किला बनाया, बसाया। पॉइंट क्लियर? इस किले की चारों तरफ की जो दीवार है वो यूं 90 डिग्री पर खड़ी नहीं है, वो अंदर की ओर झुकी हुई है। गौर फरमाइएगा, अंदर की ओर। अगर इसको पूरा उठा दे तो पिरामिडिक शेप हो जाएगा। तो सवाल, भारत में वह कौन सा किला है जो पिरामिडिक है? इसको उर्दू की जबान या अरबी की जबान में सलामी शैली कहते हैं। सलामी शैली है, पिरामिडिक है, तो क्या बोलेंगे? तुगलकाबाद का किला। एक पॉइंट। इस किले में एंट्री के लिए 56 गेट्स थे। कहने का मतलब ये पूरा जो किला नगर था, कैपिटल सिटी, एंट्री के लिए 56 गेटवे था, एंट्री गेट। इसलिए इसका एक और नाम है 56 कोट का महल। कोट का मतलब किला। 56 गेटवे ड्यू टू इट्स नेम इज 56 कोट का महल। देखा, 4-5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब आइए, इस किले के प्रांगण में, इनसाइड ऑफ कोर्टयार्ड, प्रांगण में एक झील, लेक भी था। सो देयर वाज ए लेक इनसाइड ऑफ फोर्ट। टेल द नेम ऑफ द फोर्ट, तुगलकाबाद फोर्ट। पॉइंट क्लियर? ध्यान रखने की चीज है। सवाल के दायरे में समझ गए? अब आइए, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो था वह किसानों के हित के विषय में सोचता था। एक तो इसने ये सर्कुलर पास किया कि किसानों से माल गुजारी, भू राजस्व, फसल उगने पर लगान किसी भी वर्ष 11% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। यानी आप कभी भी लगान जब बढ़ाएंगे, इट कुड नॉट बी एक्सीड 11% मोर देन। इट्स गुड। सेकेंडली, इसने किसानों के कृषि को ध्यान में रखकर कुछ नहरों का निर्माण किया। He was the first Sultan of Delhi Sultanate who constructed irrigation canals, who hid on agriculture development, who has keen interested for agriculture, like Governor General Irwin. इरविन कृषि प्रेमी था, राइट? इरविन ने सिंधु नदी के ऊपर कई बांध बनाए, नहर बनाए। पाकिस्तान का नाम ही आज पड़ा हुआ है नहरों का देश। समझ में आई हमारी बात? याद रखना है। जैसे किस गवर्नर जनरल को कृषि प्रेमी कहा गया, जिसने कई नहरों का निर्माण किया? तो आपने कहा लॉर्ड इरविन। याद है ना? 1926 से लेकर 31 तक था। और बेटा, जब ये पूछे दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जो कृषि के लिए काम किया, नहर का निर्माण किया, क्या बोलेंगे? गयासुद्दीन तुगलक। और जब आपसे ये पूछे किसने बहुत सारे इरिगेशनल कैनल्स, नहरों का निर्माण किया, तब आप लगाइएगा फिरोज शाह तुगलक। 4 बड़े नहरों का निर्माण किया। ठीक है? फर्क समझना बहुत जरूरी है। हम सब एक जैसे दिखते हैं, पर सब में एक फर्क है, चेहरे से भी, स्वभाव से भी, चरित्र से भी। यही चीज है। ऐसे बहुत सारी चीजें सिमिलर दिखेगा सवालों के दायरे में, लेकिन उसको अपने ढंग से डील करना है। चलो, यहां तक समझ में आ गया? किला का निर्माण किया, ओके। फिर मैंने आपसे क्या कहा? कृषि प्रेमी, नहर के लिए काम किया, ये भी। अब अगले पॉइंट, जब ये गद्दी पर बैठा तो दूर दराज के बिहार, उड़ीसा, बंगाल वाला जो पार्ट था दिल्ली सल्तनत का, वहां के जो सूबेदार, इक़्तिदार थे, वो थोड़े स्वतंत्र प्रवृत्ति के हो गए, अपनी मनमानी करने लगे। ये स्वतंत्र प्रेमी जो हुए, तो उसको फिर से एहसास दिलाने के लिए यू आर अंडर दिल्ली सल्तनत बार बार सेनाएं भेजी जाती थी। गयासुद्दीन ने भी सेना भेजी। गयासुद्दीन ने अपनी फौज लेकर के दोबारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जीता। रिमेंबर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही होता था, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए 3 स्टेट कहते हैं, क्योंकि उस टाइम ये तीनों बंगाल ही कहलाता था। नॉट ओनली दैट, आज का बांग्लादेश, आज का वेस्ट बंगाल, आज का बिहार, आज का झारखंड और आज का उड़ीसा, ये सब बंगाल कहलाता था।
लेकिन आप उसको अलग करके कहते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा को रीविक्ट्री किया। पॉइंट क्लियर? अब आइए, बिहार में जो मिथिला क्षेत्र है, मिथिला यानी नॉर्दर्न बिहार, गंगा के नॉर्थ में, जिसमें मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, समस्तीपुर, मधुबनी, ये सब जो एरिया है उसको मिथिला क्षेत्र कहते हैं। तो मिथिला क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो उसे वहां पर एक राजा था, कर्नाट वंश का राजा। कर्नाट ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में था और नेपाल के बॉर्डर से लेकर दरभंगा तक उसका शासन था। तो कर्नाट वंश के राजा को पराजित किया, ऐसा जिक्र आता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलिए, यानी तिरहुत के राज्य को पराजित किया। उस टाइम में उसे तिरहुत कहते थे। तिरहुत यानी आज का मुजफ्फरपुर, तो याद रखना है, तिरहुत के राजा को भी पराजित किया और आया। अब जरा सोचिए, जंग जीत कर आया है, क्या एहसास होगा? एक एमएलए साहब, एक एमपी साहब अपना लोकसभा विधानसभा सीट जीत कर आते हैं, क्या एहसास होता है? वो एक बड़ा जंग जीत के आया है, क्या एहसास होगा? समझ जाइए। अब उसने क्या किया समझिए। वो रास्ते में है, दिल्ली की ओर आ रहा है उसकी सेना। अब देखिए क्या करें, याद करिए। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को लूटकर उस धन का इस्तेमाल अपने को सुल्तान बनने में किया, रिकॉग्नाइजेशन में किया, और एक बड़ा धन का हिस्सा दिल्ली के शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत को खानगाह, आश्रम चलाने के लिए दिया। समझाइए। और उसी वक्त हुआ कि वो सरकारी धन था। बस इसने क्या किया, एक पत्र लिखा, गयासुद्दीन जब बंगाल से दिल्ली की ओर आ रहा है, एक पत्र लिखा और निजामुद्दीन औलिया से कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो आपको जो धन दिए थे वह सरकारी धन था और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया था। कृपया आप ये तमाम धन वापस करिए राज्य को। समझ में आई बात? तो निजामुद्दीन औलिया ने जो पत्र व्यवहार किया तो वो ये कहा, क्या कि जो धन थे गरीबों में, दुखियों में, दीन दुखियों में खर्च हो गए, दान पुण्य में खर्च हो गए, धन नहीं है अब। तो गयासुद्दीन ने फिर रिप्लाई लेटर मारा जिसका अर्थ ये निकला, व्हेन आई रीच दिल्ली विल टीच यू लेसन। जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो सबक सिखाऊंगा। यानी थ्रेटेन टू सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। रिमेंबर, निजामुद्दीन औलिया अपने समय के बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति, सूफी संत थे, जिनका प्रभाव सभी मुसलमान वर्गों पर था और दिल्ली के जनता पर तो खास करके। तो वो मतलब सपोर्टेड व्यक्ति थे बाबा राम रहीम की तरह। याद रखने की चीज है, तो याद रखना है। तो उस पर जो है गयासुद्दीन के कि आऊंगा दिल्ली तो सबक सिखाऊंगा, उस पर जो है हम देखते हैं निजामुद्दीन औलिया ने जो रिएक्ट किया वो ये, एक शब्दों में, एक अक्षर, ये मतलब एक सेंटेंस में, क्या? हुनूज दहली दूर अस्ते, दिल्ली अभी दूर है। इसका अर्थ ये हुआ दिल्ली अभी दूर है। फारसी जबान में हुनूज दहली दूर अस्ते, दिल्ली इज फार अवे येट, ये मतलब यानी दिल्ली पहुंचोगे तब ना, अभी तो बहुत टाइम है, ये मतलब। अब देखिए क्या, अब इसको आप क्या बोलेंगे? वह कौन सुल्तान था जिसका दिल्ली के सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ 36 का आंकड़ा, 36 का रिश्ता था, यानी तनावपूर्ण संबंध थे। इन्हीं दोनों के थे ना। अब आइए, कहते हैं दिल्ली से पहले जब दिल्ली में एंट्री लेने वाले की स्थिति आ गई थी तो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा, जिसका नाम जौना खां या जूना खां था, जो भविष्य में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठेगा। तो जौना खां ने सीपीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट उस टाइम में होती थी, समझ गए होंगे, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कंस्ट्रक्शन का सारा काम आज देखता है, जो उस समय में भी ये डिपार्टमेंट होता था, उस डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर जो थे, जिसको कहा जाता था मीर ए इमारत, इमारत मीर ए इमारत यानी चीफ। तो मीर ए इमारत को कहा गया
कि आप दिल्ली से बाहर एक अफगानपुर जगह है बेटा, पटवरगंज के आगे अफगानपुर यूपी के बॉर्डर पर एक जगह है। वहां कहा गया कि भव्य पंडाल का निर्माण किया जाए, जिसे बाहुबली में कास्टिंग सीन में देखते हैं, भव्य पंडाल का निर्माण। तो भव्य पंडाल का निर्माण किया जाए, जिसमें ये जो बंगाल से लौटने वाले सैनिक हैं और सुल्तान हैं, दोपहर की नींद लेंगे, आराम फरमाएंगे, स्वागत उनका होगा, और फिर गाजे बाजे के साथ राजधानी तुगलकाबाद में एंट्री होगी। ये व्यवस्था की गई। जैसे आज शादी वादी में देखते हैं, बारात जो दरवाजा लगता है, यहाँ फार्म हाउस हो या घर पे, उससे पहले कहीं खाना पीना पकौड़े का जो होता है, ठीक है, जो भी कहते हैं उसको, वो चीज़ है। तो हो गया, इमारत बन के तैयार। उस जमाने में लकड़ी के मोटे मोटे डंडे तो नहीं, पेड़ जैसी स्थिति होती थी, बल्लियां होती थी मोटे मोटे लकड़ियों के, और बड़े मोटे मोटे तिरपाल टाइप के कपड़े होते थे। लग गया। अब देखिए क्या होता है। सुल्तान दोपहर की नींद ले रहा है, गयासुद्दीन तुगलक, और जहां हाथी वगैरह बंधे थे, हाथियों के बीच लटपट झगड़े हो गए, या यूं कहिए उपद्रव हो गया। कोई अमरेंद्र बाहुबली था नहीं जो इस हाथी को संभाल सके, शांत कर सके। ना तो अकबर था, ना अमरेंद्र बाहुबली। क्या हुआ? टेंट हिल गया, और हाथी के भगदड़ में वह टेंट भी गिर पड़ा जहां सुल्तान सो रहा था। तो टेंट के नीचे ही सुल्तान सोते हुए अवस्था में दफन हो गया, मृत्यु को प्राप्त कर गया। गौर फरमाइए, वह सुल्तान जो सोए हुए अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुआ, गयासुद्दीन तुगलक। वह सुल्तान जो टेंट के नीचे दबकर मर गया, गयासुद्दीन तुगलक। वह सुल्तान जिसका निजामुद्दीन औलिया के साथ तनावपूर्ण रिश्ता था, गयासुद्दीन तुगलक। वह सुल्तान जिसके लिए कहा गया हुनूज दहली दूर अस्ते, गयासुद्दीन तुगलक। किसने हुनूज दहली दूर अस्ते कहा? औलिया ने इसके लिए कहा। तो किसके लिए कहा? क्लियर? अब आइए, वह कौन सुल्तान था जिसे बंगाल से लौटते हुए दिल्ली के बाहर ही मृत्यु हो गई और दिल्ली नहीं पहुंच सका? ये वही है। तो पॉइंट क्लियर होगा ना? इतने सारे सवाल गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। इसके अलावे देखते हैं और कुछ है तो हम आपको देखते हैं। देखिए, ये निम्न कुल से था, कोई इशू नहीं आपके लिए। ये बलबन का, ठीक है, जो गुलाम था उसका बेटा था, यानी गयासुद्दीन का फादर बलबन का गुलाम था। कोई इशू आपके लिए नहीं। इसकी मां जो थी एक जाटन पंजाबन थी, यानी पंजाब की जाट महिला, हिंदू महिला थी इसकी मां। देखा आपने, जैसे ही हिंदू मां होती है स्वभाव बदलता है। ध्यान रखिए, स्वभाव बदलता है। कहने का मतलब है 3-4 राजाओं को ये देखा गया, मुगल हो या दिल्ली से। अब आइए, उपाधि इसकी थी मलिक उल गाजी या गाजी खान या गाजी मलिक। तो मलिक उल गाजी, वही हिंदी में होगा मलिक गाजी। बोलते हैं तो क्या कहते हैं? प्लीज। और लिखते हैं तो प्लीज सबसे लास्ट में, और बोलने पर सबसे पहले। आइए, मिथिला नरेश यानी कर्नाट नरेश हरि सिंह को पराजित किया, तिरहुत विजय, बंगाल से लौटते हुए। ठीक है। कृषि की उन्नति, सिंचाई की सुविधा दिया, क्लियर है। 1322-23 में तुगलकाबाद का किला बनवाया, क्लियर है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता के संदर्भ में वो आगे बात करेंगे, लेकिन इसका ये ध्यान रखिए। अब आइए, यह निजामुद्दीन औलिया ने क्या किसके लिए कहा? अफगानपुर गांव में बताया था, लकड़ी का महल बनाया जहां टेंट के नीचे दबकर मर गया। तो ये सारी चीजें किसके लिए? यू कैन अंडरस्टैंड, ये सभी बातें गयासुद्दीन तुगलक। इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक के विषय में चीजें समाप्त हो गई।
अब इसके ऊपर कोई सवाल नहीं। मैं सवाल को रिपीट करूं सर, सवाल रिपीट होगा, आंसर आपको मालूम है। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक। व्हाट इज द टाइम ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक? 1320 से 25। ठीक है। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक? मलिक ए गाजी या गाजी मलिक या गाजी खान। ठीक है। किस सुल्तान ने तुर्की की सीमा पर इस्लाम युद्ध करते हुए 29 बार दुश्मनों को हराया और गाजी मलिक की उपाधि लिया? यही है वो। ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आइए। तुगलकाबाद का राजधानी नगर किसने बसाया? किला किसने बनाया? वही है वो। किस किला को 56 कोट का महल कहा जाता है? किस किला को 56 कोट का महल कहा जाता है? तो बोलेंगे तुगलकाबाद का किला। किस किले की शैली सलामी है, पिरामिडिक? तुगलकाबाद का किला। कहां है ये? दक्षिण दिल्ली में है ये। ठीक है ना। इसी तुगलकाबाद का मतलब कौन सा किला है जिसके अंदर एक झील था? तुगलकाबाद का किला। पुनः बंगाल, बिहार, उड़ीसा की विजय किस तुगलक वंश ने की? गयासुद्दीन ने। किसने किसके लिए कहा दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने इसके लिए कहा। किस सुल्तान का रिश्ता औलिया के साथ तनावपूर्ण था? किसकी मृत्यु दोपहर में सोते हुए टेंट के नीचे दबकर हो गई? सिंपल थ्योरी। यही ध्यान रखना है। अब कुल मिला के अगले पॉइंट पर आते हैं। अब अगला आपका निशाना है मोहम्मद बिन तुगलक, उस पर बात होगी। चलिए, ये फिनिश्ड हो गया। जो सेकंड सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, ये नाम है इसका। 1325 से 1351 ये है आपका। इसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी, गौर से सुनेंगे इसके लिए। ये सेकंड है मोहम्मद बिन तुगलक जौना या जूना खां। ये बचपन का नाम है। जूना खां बोलिए या जौना खां बोलिए, एक ही बात है। 1325 से 1351 शासन किया। जरा बैकग्राउंड में चले। जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु इस कदर टेंट के नीचे दबकर हो गया, कुछ लोग जो थे उनका यह कहना था यह संयोग है, कोइंसिडेंस। कुछ लोगों का कुछ लोग से मतलब इतिहासकार और आम जनता का कहना यह रहा कि बेटे ने जल्दीबाजी में सत्ता प्राप्ति के ख्याल से अपने पिता को मरवा के गद्दी ले लिया, जिसका श्राप इसको जीवन भर भुगतना पड़ा। तो कुछ इतिहासकार का कहना यह है कि जो निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत, एक सच्चे इंसान थे। इंसान एक कामिल का मतलब पूर्ण इंसान। जो सच्चे इंसान एक कामिल थे, उनका एक टाइटल भी है इंसान एक कामिल थे। उनको दुख पहुंचा इस तरह के आरोप से, तो उन्होंने श्राप दे दिया और एक साधु की, दरवेश की कही हुई बात सिद्ध हो गई। दिल्ली अभी दूर रास्ते, दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों का यह कहना है कि निजामुद्दीन औलिया ने जौना खां से मिलकर षड्यंत्र कर उसे अपना आशीर्वाद देते हुए कि मैं तुम्हें सुल्तान मान लूंगा, तुम ऐसे ऐसे काम करो, और अब उसने जो है गयासुद्दीन को दिल्ली पहुंचने से पहले ही मरवा दिया उसके बेटे के साथ मिल करके। ये सभी चर्चाएं रही, लेकिन कुल मिलाकर के इन सब के सबूत नहीं मिलते, न किसी इतिहासकार के अन्य किताबों में, न आवाम से। इसलिए यह माना गया है कि यह एक कोइंसिडेंस, संयोग था। ये ध्यान रखना, ये क्या था? एक संयोग था, ये मानना है।
पॉइंट क्लियर? चलिए अब दूसरे बात करें। एक संयोग था, यह हो गई बात। अब आइए, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा और लगभग जो है, आप देख ही रहे हैं, 25 से 51, 26 वर्ष का शासन किया। अब मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कुछ नेगेटिव्स बातें हैं, बहुत सारे पॉजिटिव बातें हैं। जरा गौर से सुनिए। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ऐसे ढेर सारी चीजें हैं, मैं वन बाय वन करूंगा, और ये नहीं कुछ तो 20-25 मिनट ये लेगा, ये शख्स है ही ऐसा, आधा घंटा भी ले ले। गौर से सुनते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारे सवाल इसके पास है। पहला पॉइंट पर आइए। यह व्यक्ति जब गद्दी पर बैठा तो उस वक्त, उसके बैठने के बाद, दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। इस तरह से निजामुद्दीन औलिया सुल्तान बलवन के समय से दिल्ली में मौजूद थे, और इस तरह से बलवन, कैक खुसरो, जलालुद्दीन फिरोज खलजी, अलाउद्दीन खलजी, मुबारक खलजी, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक और ये मोहम्मद बिन तुगलक, 7 सुल्तानों के समय तक वो जीवित रहे, 100+ ईयर। और इस तरह से उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा। पूछेगा, दिल्ली का वह सूफी संत कौन था जो 7 सुल्तानों का शासन देखा, उसके समय रहा? यही, दरबार में नहीं थे, अलग थे, पर उस समय में थे, यानी कंटेम्पररी थे। एक पॉइंट। अब उन्हीं शख्स पर इन्हें इंसाने कामिल भी कहा गया, संपूर्ण इंसान। 2 पॉइंट। इनका रिश्ता, अब आइए, ये डेथ कर गए हैं कब? 1325 में। इनका रिश्ता गयासुद्दीन मोहम्मद के साथ तनावपूर्ण था। इनको अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे धन दिए थे। इनका शिष्य अमीर खुसरो था, यानी इनका आध्यात्मिक शिष्य अमीर खुसरो था। ये भी इंपॉर्टेंट बात हुआ। और आई बहुत सारे सवाल इनके। इनको प्यार से दिल्ली की आवाम महबूब ए इलाही, यानी अल्लाह के महबूब, परमात्मा के महबूब, आत्मा। और सूफियों में तो मालूम है, बताया है, खुद को सूफी संत क्या मानते हैं? प्रेमिका, और अल्लाह को प्रेमी मानते हैं। तो अल्लाह के महबूब है, यानी समझ गए होंगे ना? तो महबूब इलाही अल्लाह, तो महबूब इलाही इन्हीं को कहा गया प्यार से। अब आइए, ये जो रहते थे आश्रम में, तो जो आश्रम में एक ही जगह रहे, ऐसे सूफी संतों को क्या कहते हैं? बताया था ना, मैंने कहा था ना, बासरा, बेसरा, दो तरह के होते हैं। तो बासरा यानी जो सराय, जो ठहरे, जो एक स्थान पर ठहरे, जो आश्रम में रहे। चलिए, तो ये बासरा थे। अब अगला सवाल, ये आश्रम में रहते थे, तो इस्लामी जगत में साधु सन्यासियों के आश्रम को क्या कहते? खानगाह। तो ये खानगाह में रहते। इनका खानगाह कहाँ था? दिल्ली में था। इनके खानगाह पे जो सूफी सन्यासी, भक्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग या आम जनता जो आते थे, तो अल्लाह की इबादत में वो लोग एक गायन शैली को डेवलप किए, जिसको कहते हैं कव्वाली। आज भी कव्वाली कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा लगता है कव्वाली। लेकिन इस गायन शैली को डेवलप किसने किया? डेवलप तो हुआ निजामुद्दीन औलिया की खानगाह दिल्ली में, पर डेवलपर कौन था? अमीर खुसरो। तो कव्वाली का जन्मदाता अमीर खुसरो, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की खानगाह में इस गायन शैली का जन्म हुआ, जिसमें अल्लाह के प्रशंसा में अल्लाह की इबादत की जाती है, ठीक है, जोशो खरोश के साथ। तो ये चीज, एक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। जब अल्लाह के लिए ये लोग गीत गाते थे, कव्वाली, कव्वाली स्पेशली डेडिकेटेड टू अल्लाह, जैसे हम लोग कीर्तन, दोनों में कोई फर्क नहीं है, गीत गाते थे, तो उसे क्या कहते थे? संगीत समारोह। पर एक्चुअली अरबी में क्या कहते हैं? फारसी में क्षमा, कहते हैं ना, क्षमा बांध दिया। तो याद रखिए, म्यूजिक कंसर्ट, कंसर्ट, म्यूजिक कंसर्ट, संगीत समारोह को समा कहा जाता है। तो खानगाह में संगीत समारोह होता था, जहां कव्वाली का गायन होता था। तो कव्वाली का जन्मदाता अमीर खुसरो, कहां? खानगाह निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। संगीत समारोह कहां लगते थे? इनके खानगाह में। क्या कहलाते थे? समा। कव्वाली किसके लिए गाया जाता है? अल्लाह की इबादत के लिए।
बात खत्म। समझ में आई बात? कितनी सारी बातें निजामुद्दीन औलिया के लिए। तो ये सारी बातें निजामुद्दीन औलिया के लिए। चलिए, एक डेथ आपने देख लिया इनके समय में 1325 में हुआ निजामुद्दीन औलिया का। 7 सुल्तानों का शासन देखा। इंसान कामिल, महबूब इलाही, खानगाह, संगीत समारोह यानी शमा बांधी जाती, और कव्वाली का जन्म। कौन? अमीर खुसरो। और कव्वाली अल्लाह की इबादत में। और अमीर खुसरो कौन था? तो निजामुद्दीन औलिया का आध्यात्मिक शिष्य था। जब औलिया डेथ किए तो अपना आध्यात्मिक शिष्य जो उनका था, जो अमीर खुसरो, वो क्या बोलता है जरा सुनिए। कशीदे मतलब प्रशंसा करना। तो क्या कशीदे गढ़ता है? गोरी सोवे सेज पर, मुंह पे डारे केस, चल खुसरो घर आपणो, रैन भयो चहुदेस। गोरी सोवे सेज पर। गोरी मतलब महबूबा। और महबूबा, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा गाना सुना। महबूबा, महबूबा कौन? निजामुद्दीन औलिया। सेज पर, डेथ बेड पर सो गए। गोरी अल्लाह के जो माशुका हैं, डेथ बेड पर सो गए। गोरी सोवे सेज पर, मुंह पे डारे केस। सूफियों के बाल लंबे होते थे, वो मुंह पे डाल दिए जाते थे, चेहरा ढक दिया जाता। चल खुसरो घर आपनो, अब हमें भी जाना है उसी देश परमात्मा से मिलने, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा हो गया है। रैन भयो चहुदेश। ये कसीदे अमीर खुसरो ने अपने आध्यात्मिक गुरु के मृत्यु पर कहा था। ठीक है, चलिए, औलिया का चैप्टर खत्म। 10 क्वेश्चन दे दिया हमने सिर्फ औलिया पे, वरना आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जनरली किताब में जाइएगा तो, और सारे इंपॉर्टेंट। अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं। बेटा, 1327 में अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई, जो उनके आध्यात्मिक शिष्य थे। तो अमीर खुसरो 1327 में, और अमीर खुसरो भी 7 सुल्तानों के शासन को देखा, और सातों सुल्तान के दरबार में मौजूद था। तो ये दरबारी था समय 7 सुल्तानों का, वही बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक। बलबन के दरबार में आया, पहले लाहौर में था बलबन के बेटे के यहाँ। तो वो जब मारा गया मंगोल आक्रमण में, तो ये यहाँ आ गए। यहाँ आए तो अलाउद्दीन के समय में पुस्तकालय अध्यक्ष भी बने, और युद्ध में चित्तौड़गढ़ गए, रणथंभौर गए, और जौहर का जिक्र उन्होंने लिखा है। समय के साथ इतिहासकार भी कहलाते हैं वो। समय के साथ वो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक तक पहुंचे। अब जरा गौर फरमाइए। अब चूंकि इनकी भी मृत्यु हो गई, तो इनका सारा कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री ले लेना है, क्योंकि सवाल तो खूब आते हैं। तो देखिए इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको समझिए। अमीर खुसरो आज के उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। एटा, पहला पॉइंट। अमीर खुसरो को हम लोग तूती ए हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? तूती ए हिंद, हिंद का तोता, पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया ये कहा गया है। इनकी जो जबान थी, लैंग्वेज, वो कहलाती है क्या? खड़ी बोली। और खड़ी बोली को उस टाइम में क्या कहा जाता था? हिंदवी। इसमें हल्की सी उर्दू मिक्स होती थी, तो हिंदवी यानी खड़ी बोली। खड़ी बोली की पहचान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को खड़ी बोली कहते हैं, जिसे उस समय में हिंदवी कहते हैं। अमीर खुसरो की भाषा हिंदवी थी। पहला पॉइंट क्लियर। आइए, अमीर खुसरो ने कव्वाली गायन शैली को जन्म दिया, वो जन्मदाता है कव्वाली का। एक पॉइंट। अमीर खुसरो तबला वाद्य यंत्र का आविष्कार किया, यानी ही इन्वेंटेड तबला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। 2 हो गया। तबला भी उसी का है। 2 हो गया। जो सितार है आज, उसका भी श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। सितार ईरान से आया था, पर उसको थोड़ा सा अलग डेवलप किया। तो सितार का आविष्कार भी किसने? अमीर। तो सितार, तबला, कव्वाली, एंड नंबर ऑफ डिफरेंट गायन शैली, मियाँ की टोरी, मियाँ की मल्हार, ये सब अमीर खुसरो का इनिशिएशन है। ठीक है, स्टार्टअप उसने बहुत अच्छा किया, ध्यान में रखने की चीज है। अब आइए, ही वॉज राइटर टू। राइटर टू मतलब वो साहित्यकार भी थे, किताब भी लिखते। जैसे ध्यान देंगे, उसने एक पुस्तक लिखी, तुगलकनामा। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के तुगलकी फरमान जो आजकल शब्द सुनते हैं, तुगलकनामा मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर लिखा गया है। तुगलकनामा याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में क्या है लैंग्वेज? उर्दू है, तो उर्दू में लिखा। चलिए, तुगलकनामा। अगले पॉइंट पे आइए।
तो इसका खड़ी बोली मिक्स्ड है, ये याद रखिए। तुगलकनामा एक पॉइंट। दूसरा, ये जो शख्स है वो और भी किताब लिखा, आपने नाम सुना होगा लैला मजनू। लैला और मजनू पुस्तक इसी का लिखा हुआ है। दो, तीसरा इसका किताब का नाम है नूह ए सिफर। ये जो इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनके आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण थे उस पर लिखा नूह ए सिफर। तीन किताब हो गए, तुगलकनामा, नूह ए सिफर, और मैंने अभी क्या कहा, ठीक है, और लैला मजनू, तीन हो गए। चौथा खजाइन उल फतेह। खजाइन उल फतेह क्या है? तो अलाउद्दीन ने जो मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था, उस विजय अभियान की हिस्ट्री को ये खजाइन उल फतेह के नाम से लिखा। तो देखा आपने, खजाइन उल फतेह, ठीक है, क्या कहते, तुगलकनामा, लैला मजनू और नूह ए सिफर, ये चार महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। ये बहुत सारी पहेलियां गढ़ते थे, और पहेलियों को उर्दू की जबान में मुकरियां कहते हैं, मुकरी कहते हैं। तो पहेलियां जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक थाल मोतियों से भरा, सबके मुंह औंधे परा, जैसे जैसे ये थाल घूमे फिर भी मोती एक न गिरे। यानी एक थाली है और सबके ऊपर ऊपर ऐसे पड़ा है थाली, इसमें बहुत सारे मोतियां हैं, ये थाली घूम रही है, मोती एक भी नहीं गिर रहा है। रात का आसमान चांद सितारों से भरा। तो ऐसी मुकरियां वो बोलते थे। तो ये भी आप समझ गए। चलिए, तो पॉइंट क्लियर हो गया। अमीर खुसरो आपको 10 सवाल दे गए हैं, याद रखिए, बहुत हॉट क्वेश्चन होता है अमीर खुसरो। चलिए इसको अब साइड कर, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। दो डेथ जाने दीजिए। अब एक यात्री इसके दरबार में आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है, जरा गौर फरमाइए। आज के अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर पे एक देश है मोरक्को। ज्योग्राफी में वहां एटलस पर्वत है और सहारा रेगिस्तान का एक्सटेंडेड विस्तार भी है। तो ज्योग्राफी में जो हमने कहा, एवरीबडी लिसन केयरफुली, ठीक है, मोरक्को देश है, कैपिटल रबात है, वहां का एक कोस्टल सिटी है तंजियर, जो जिब्राल्टर सी के कोस्ट पे है। तंजियर, तंजियर में एक स्कॉलर्स, एक विद्वान रहता था। वो अपनी 22 वर्ष की यात्रा पर निकला था और भारत भी आया था। ठीक है, एशिया की यात्रा पर निकला था, भारत भी आया था। ये कोई और नहीं, इसका नाम था, जो आप हम सब जानते हैं, इब्ने बतूता। तो इब्ने बतूता तंजियर निवासी, मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला, एक अरबी भाषा का महान विद्वान, इस्लामिक लॉ का महान विद्वान, 25 पुस्तकों का लेखक, जिसने अपने 22 वर्ष एशिया यूरोप की यात्राओं पर व्यतीत किया और पूरी दुनिया में चीज़ों को समझने की कोशिश की, वह इब्ने बतूता अपनी यात्रा के दौरान दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है और कई साल रहता है। अब देखिए उसके साथ क्या होता है। यह इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और यहां आकर के कई वर्ष गुजारा। इब्ने बतूता के इस्लामिक लॉ के और विद्वान होने के, कुरानों का नॉलेज, हदीस का नॉलेज, शरीयत का नॉलेज होने के ख्याल से मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को दिल्ली का प्रधान न्यायाधीश, मुख्य काजी अपॉइंट किया। मुख्य काजी, प्रधान न्यायाधीश। इससे ऊपर कौन होगा? सुल्तान, काजी उल कुजात, यानी न्यायाधीशों का न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, काजी उल कुजात, वो सुल्तान ही होता था। उसके नीचे दिल्ली का वो क्या हो गया? चीफ मैजिस्ट्रेट, यानी काजी, यानी मुख्य जज नियुक्त किया गया। कुछ वर्षों उपरांत जो भी हुआ हो, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को जेल में डाल दिया। मतभेद हो गया और फिर बाहर निकाल के कुछ महीनों बाद
उसे अपना दूत बनाकर चाइना के राजा के दरबार में भेजा। डेलीगेट्स के चीफ को बना, दूत बना, एनवॉय। और कहा भेजा? चीन। वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो चीन में अपने दूत को भेजा। किसको भेजा? यही है। अब ये इब्ने बतूता चीन गया और समय के साथ चीन होते हुए, आगे होते हुए फिर अपने देश चला गया, भारत की ओर नहीं आया। तात्पर्य यह इब्ने बतूता भारत में जितने वर्ष रहा, उसे जो भारत के बारे में जानकारी हासिल हुई और समझा, उसके ऊपर उसने भारत के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रहला रखा। रहला, उसी को रहेला, रहला कहते हैं। REHALA, REHALA, रहला। ये अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इब्ने बतूता ने लिखा। सोचिए कितना महान व्यक्तित्व है। और हमारे गुलजार साहब आई थी, बड़ा प्यारा गीत लिखते थे, इब्ने बतूता पहन के जूता बोले चल। बताइए, ठीक है, एक लड़की ने कहा और लिख दिया इन्होंने, पर सोचना चाहिए। मुझे थोड़ा हर्ट हुआ, ये नहीं होना चाहिए। पहन के जूता बोलो ना, बगल में जूता, इट्स नॉट गुड, बट लेट इट गो। तो ध्यान में रखना ये चीजें जो मैं कह रहा हूं। ये इब्ने बतूता है, मोरक्को, तंजियर निवासी, अफ्रीका, 22 वर्ष की यात्रा, अरबी भाषा का विद्वान, इस्लामिक लॉ का स्कॉलर्स, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ, फिर जेल में गया, फिर उसे चीन दूत बना करके भेजा। उसने भारत में रहते हुए अरबी भाषा के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रहला है। ये इब्ने बतूता है, 25 किताबों का लिखा। जाने दीजिए। तो देखा आपने 3 घटनाएं। अब चौथी घटनाओं के ऊपर बारी है बात करने की। अब हम ये देखें, ये वही शख्स है जिसने राजधानी को परिवर्तित किया और वापस उसी जगह फिर ले आया। ध्यान से सुनो। अक्सर मंगोलों के आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत की सीमाओं पर होते थे और बढ़ करके दिल्ली तक भी पहुंच जाते थे। आज भी आतंकवादी बंबई है, दिल्ली है, मद्रास है, कलकत्ता है, कोचीन है, चेन्नई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, हर जगह पहुंचता है कि नहीं टेररिस्ट। और शेप बदल गया है ना। दूसरा, सीमाओं पर तो कंटिन्यू हम हैं। उस टाइम में जो सीमा थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला बॉर्डर थी, अब सीमा यहां है। तो भी कल सीमा अगर दिल्ली हो जाएगी तो दिल्ली पर ही ये सब होगा। कल लखनऊ हो जाएगी तो लखनऊ पर ही होगा। वहां का नेचर है, याद, नेचर है, ऑफेंसिव स्टाइल है वहां का, लाइफ स्टाइल, उसे समझना पड़ेगा। और एक हमेशा हजारों साल के इतिहास को देखते हुए नीति बनानी पड़ेगी कि बॉर्डर को इसी तरह से टाइट करनी पड़ेगी। ये चीज तो ध्यान रखिएगा। तो सीमा पर अक्सर आक्रमण होते, दिल्ली तक पहुंच बना लिया। कई बार तो इसने घूस देकर भेजा कि जाओ, पैसा के लिए आता है, पैसा दो जाओ। ये बात अब जरा गौर फरमाइए। तो मेरे कहने का यह मतलब है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोल आक्रमण अक्सर हुआ करते थे। इसलिए इसने यह सोचा कि क्यों ना हम मंगोल आक्रमण से राजधानी की रक्षा के लिए हम साउथ इंडिया चले, कैपिटल ट्रांसफर कर लें। दूसरा, इसके समय में दिल्ली सल्तनत का टेरिटोरियल एक्सटेंशन हुआ। अभी जानते हैं विजयनगर राज वाला जो था, जो होयसल राज का था, वो भी जीता गया। जो गुलबर्गा अहमदनगर तेलंगाना वाला पार्ट था वो भी जीता गया, आंध्र प्रदेश वाला पार्ट जिसे आप बहमनी के रूप में जानते हैं। तो साउथ इंडिया में कर्नाटक आंध्र प्रदेश तक का कब्जा, तमिलनाडु नहीं, केरल नहीं, पर कर्नाटक आंध्र प्रदेश तक का कब्जा, तो राज्य का तो विस्तार हो गया। उसने सोचा क्यों ना एक सेंट्रल पोजीशन में कैपिटल रखी जाए जहां से रीचिंग आसान हो हर जगह। तो ही ट्राई टू बी सेटअप कैपिटल इन सेंट्रल प्लेस सो दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड वर्थफुली। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सही से प्रशासन किया जा सके, इस ख्याल को लेते हुए क्या किया गया था, तो राजधानी को मध्य में लाने की कोशिश हुई। और इस तरह से उसने डिसीजन लिया और राजधानी को कहां से कहां लाया? दिल्ली से आज के महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के पास जो दौलताबाद है वहां। तो याद रखिएगा, राजधानी कहां से कहां ट्रांसफर हुई, जरा गौर फरमाइएगा। कहां? दिल्ली से दौलताबाद, 1600 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की ओर, महाराष्ट्र की ओर। दिल्ली से महाराष्ट्र तो साउथ ही आए ना। अब जरा गौर करिए, दौलताबाद मैंने शब्द कहा,
क्यों? मुबारक खिलजी ने देवगिरी को जीतकर भारत मतलब दिल्ली सल्तनत में मिलाकर उसका नाम दौलताबाद रखा। उसके बाद ना ये मोहम्मद बिन तुगलक आया, तो दौलताबाद शिफ्ट हुआ, देवगिरी शब्द नहीं यूज होगा। ऑप्शन में 4 में एक देवगिरी एक दौलताबाद होगा, दौलताबाद पे टिक लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान, तो इस तरह से 1600 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया। और आफ्टर 3 years लेटर बैक टू दिल्ली, तो 3 ही साल तक दौलताबाद राजधानी रही। कुछ लोग कहते थे कि गाली ग्लौज देता था मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली की जनता वगैरह, उसको पनिशमेंट देने के लिए किया, ये सब गलत बात है। वो सब किताबें पढ़ेगा, है सब लिखा, वो सब गलत बात। तो याद रखिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से सच्चे ढंग से चलो और मंगोल आक्रमण से बचाने के ख्याल से राजधानी को वो मध्य में रखने की कोशिश के तहत 1600 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के दौलताबाद में अपनी राजधानी बदला। 3 साल के बाद वापस आ गया। और डिसीजन देखिए कब लिया, वो गलत हो गया। डिसीजन लिया कब? अप्रैल मई के महीने, गर्मी का महीना, सूरज चढ़ के आता है उत्तर भारत की ओर, भारत की ओर, और ये और दक्षिण की ओर जा रहा है, सूरज के पास जा रहा है। गर्मियां इतनी, जियाउद्दीन बर्नी की मां ही मर गई। बर्नी को गुस्सा, उसकी जो है बर्नी की मां नहीं, दादी मर गई, तो दादी रास्ते में मर गई। खैर जो भी है, बहुत सारे लोग उजड़ गए। अब भी जानते हैं, बाढ़ भूकंप आते हैं तो कितने लोग उजड़ते हैं, कोरोना में कितने लोग उजड़ गए। जरा सोचिए, जब राजधानी ही आप घोषित कर दे कोई और, तो जितने लोग हैं आप उस राजधानी में जाएंगे। लोग का मतलब क्या है? पूरा प्रशासन जाएगा। प्रशासन जाने का मतलब समझते हैं ना? व्यापार जाएगा, बिजनेस जाएगा, बहुत सारी चीजें जाएंगी, दुकानदार जाएंगे, सब जाएंगे। उस टाइम में ऑनलाइन थोड़े था, डिजिटल थोड़े था, तो सब जाएंगे। ये चीज आज जम्मू से कश्मीर, श्रीनगर, और श्रीनगर से कश्मीर, श्रीनगर से जम्मू जो राजधानी परिवर्तित होती है, तो देखते हैं 200 ट्रक आता है पूरा सामान लेकर, पूरा सिस्टम। तो ये समझना होगा। हेलो, हाँ बोल रहा है, है। अच्छा, चेक करके बताइए। तो जो मैंने कहा बेटा, समझिए। तो इस ख्याल से राजधानी परिवर्तन किया, 3 साल में वापस आ गया। ये सब जो है, इससे बड़ा नुकसान हुआ, तो लोगों ने कहा भाई पगला बादशाह है, खूनी आदमी है ये। तो ध्यान से जरा सुनिएगा। वह सुल्तान जिसने राजधानी परिवर्तित किया, दिल्ली से दौलताबाद ले गया, 1600 किलोमीटर दूर, आज के महाराष्ट्र के दौलताबाद में, जिसे देवगिरी भी कहते हैं। और आफ्टर 3 years लेटर बैक टू दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को कहते हैं राजधानी परिवर्तन करने वाला सुल्तान। अब आइए, अब हम देखते हैं इसके समय में जो सिक्के चलते थे, टंका वगैरह, चांदी से बनते थे, रियल करेंसी होती थी। कहने का मतलब है कि जो मेटल का वेट है, और उस वेट के अकॉर्डिंग मेटल के तौर पे जो उसकी वैल्यू है, वही उस रुपए के तौर पर, यानी मुद्रा के तौर पे भी उसकी वैल्यू होती है। तो जो मेटिकल मतलब मेटेलिक या जो फिजिकल वैल्यू होती है, वही होती है आपकी फेस वैल्यू। जब दोनों इक्वल होता है तो उसको कहते हैं रियल करेंसी। दुनिया में अब रियल करेंसी कहीं नहीं है, कतर में थोड़ा बहुत है लेकिन नहीं है। तो रियल करेंसी का जमाना था और चांदी के बनते थे। उस जमाने में चांदी जो है वो बहुत सारे मूर्तियों में, बर्तनों में, रॉयल वे में खर्च होने लगे, जिससे चांदी की वैश्विक किल्लत हो गई, शॉर्टेज ऑफ द सिल्वर्स। एक पॉइंट मैंने कहा, जिसका नतीजा ये हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि चांदी महंगा हो गया।
आज चांदी देखते हैं 78,000 रुपये किलो हो गया, महंगा हो गया। नतीजतन ईरान में एक राजा ने चांदी की जगह सिक्के ढालना शुरू किया, चमड़े का, लेदर, असफल रहा। चाइना में मंगोल वंश का राजा जिसका नाम था कुबलई खान ने चांदी के सिक्कों की जगह कागज की मुद्रा चलाई और सफल रहा। पूरे विश्व में पहली बार कागज का आविष्कार चीन, कागज की मुद्रा चीन, और चांदी की जगह कागज सफल रहा। इसका मतलब यह हुआ कि अब आप टोकन करेंसी चला दिए। when the face value is more than physical value of any currencies, that's called token currency। जब किसी मुद्रा के धात्विक मूल्य या फिजिकल भौतिक मूल्यों से ज्यादा उस पर लिखा हुआ मूल्य हो, फेस वैल्यू, अंकित मूल्य, तो उसे कहते हैं टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा। पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है। हमारा जो 500 का नोट है एक कागज का टुकड़ा है, 50 पैसा भी इसका नहीं मिलेगा अगर एक हैंड राइटिंग या एक सिग्नेचर या कुछ उसमें से ऐसे हो, एक नंबर मिसिंग हो या जाली हो। लेकिन जो उस पर लिखा अगर है 500, तो 500 की वैल्यू होती है, 500 के बराबर आप सोना खरीद सकते हैं। ये चीज तो फेस वैल्यू। तो दुनिया में सबसे पहले टोकन करेंसी यानी कि सांकेतिक मुद्रा चीन के कुबलई खान ने लाया था। कब? 13वीं सदी में, 13th सेंचुरी, एंड रिमेन सक्सेस। इन सब से इंस्पायर्ड होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टंका, टंका करेंसी का नाम था, चांदी के टंका की जगह तांबे और कांसे का टंका चलाया। तांबे और कांसे का टंका चलाया, पर जनता को समझा नहीं पाया। भाइयों और बहनों, समझ रहे ना, नहीं समझा पाया। नतीजतन अफरा तफरी हो गई, वेनेजुएला की स्थिति हो गई और ये असफल हो गया। तो आपसे यही तो पूछता है, किसने भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाई? मोहम्मद बिन तुगलक। हु इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी इन इंडिया? व्हाट हैपेंड? असफल, अनसक्सेस रहा। इन विच ईयर? 1329, 1329 में किया। आफ्टर 2 years रोल बैक, 2 साल के बाद उसे वापस कर लिया वेनेजुएला की तरह। ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये हुआ। अब अगले पॉइंट पर आइए। तो टोकन करेंसी, चांदी के टंका की जगह किस धातु का टंका लाया? ब्रॉन्ज एंड कॉपर। ये दोनों एक ही ए ऑप्शन में या बी ऑप्शन में हो तो टिक लगा दीजिएगा। नहीं, अगर सिर्फ अलग अलग हो एक एक धातु का तो ब्रॉन्ज पे लगाइएगा, कॉपर को छोड़ दीजिएगा। जब ब्रॉन्ज और कॉपर साथ साथ हो तो टिक लगा दीजिएगा। तो ये बात है, समझ में आई बात? राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला। अब आइए, ये जो शख्स है, कभी देखिए तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, वहां पूरे उत्तर भारत के दोआब क्षेत्र में सूखा पड़ा। सूखा समझते हैं ना, ड्राउट, फेमाइन, अकाल पड़ गया। बहुत सारे लोग भूख में मारे गए, जैसे कोरोना देखिए, और ऐसे सूखा पड़ जाना, बहुत लोग मारे गए। तो इसमें क्या होता है, जो मालगुजारी वसूलने वाले अधिकारी थे, भुरासव अधिकारी, भुरासव विभाग जो था, वो किसानों से माल गुजारी खरीद रहा है। फसल तो हो नहीं रहा है ढंग से, किसी का बकाया है उसको भी बोलता है दो, अदर टैक्सेस वगैरह जो होते थे दो। इससे परेशान थे किसान लोग और कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं, और सुल्तान को कोई जल्दी उतनी समझ ही नहीं, जिसकी वजह से फैसला बहुत लेट में लिया सुल्तान, और कहा अधिकारियों से कि माल गुजारी नहीं वसूली जाएगी। यहां पर देखते हैं तुरंत फैसला आ गया। कब? अप्रैल फर्स्ट वीक में फैसला आ गया था। क्या? आरबीआई आया ना अपनी मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी लेके कोरोना काल में, अप्रैल के 6 या 7 तारीख को, तो क्या कहा आपको कि 3 महीने तक मोरेटोरियम दी जाती है, कोई ईएमआई देने की जरूरत नहीं है, जिसको मन है दे वरना नहीं दे। मोराटोरियम मार्च, अप्रैल, मई, और फिर आपको जो है आया और फिर कह दिया कि जून, जुलाई, अगस्त 31 तक, ये 6 महीना मोराटोरियम पीरियड। अभी तक यही है। देखा कितना राहत मिला लोगों को? मुझे ही राहत मिला बेटा। मेरे ऊपर ही करीब 5, 2, 7, 8 लाख का लोन है बेटा। क्रेडिट कार्ड का 1.5 लाख का है, उसका रुका हुआ है।
कार का जो है करीब 5.5 लाख का लोन है वो रुका हुआ है। इट्स रियलिटी, हमें भी बहुत राहत मिली है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद अभी तो रिफर्बिशमेंट के लिए भी कह दिया, रीऑर्गेनाइज भी करवा सकते हैं लोन वोन, क्रेडिट कार्ड से लाभ कुछ। आज भी न्यूज़ में मैंने डाला है, कल भी डाला था, 3 दिन से ये न्यूज़ डाल रहा हूँ आपको। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि तुरंत जो है उसने घोषणा कर दी कि राजस्व ना वसूला जाए। कर तो दिया पर उसका इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हुआ। ये भ्रष्ट अधिकारी जो है लेते रहे, अपने पॉकेट में डालते रहे। समझ में आई बात? ये बात जनता इतनी त्रस्त हो गई कि गंगा यमुना दोआब की बहुत घनी बसी हुई किसानों की बस्तियां, गांव खाली होते चले गए। और नतीजतन वो कहां, जंगल वाले क्षेत्रों में, फॉरेस्ट वाले एरिया में, गांव से दूर जहां पे जंगलात होते हैं वहां जाके बसने लगे। क्यों? इस भ्रष्टाचारी अधिकारियों से मुक्ति मिलेगी। समझ में आया? यही हाल तो आज भी है। कभी कैराना होता है, कभी कश्मीर होता है, कभी देखिए हमारे ब्रू जनजाति के लोग मिजोरम से त्रिपुरा की स्थिति में कैसे आए हैं, कभी रोहिंग्या का समस्या देखिए। कारण कई होते हैं, ये भी एक कारण था। दिस इज द रियलिटी, ध्यान रखना। कई कारण है, बगदादी बगदादी कारण की कमी नहीं है। तो ये क्या, तो ये है। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर के देखा आपने, किसके समय में भयंकर अकाल आया? इसकी समय में। मुगल में आएगा शाहजहां के काल में, दिल्ली सल्तनत में इसके काल में अकाल आया। किसके समय में? गंगा यमुना में बसी बस्तियों के किसान गांव खाली करके जंगलों में जाके बस गए। क्यों बस गए? क्लियर है? तो इन सब से इसको पगला कहा। अब आइए, ये जो फैसले लेता बड़ा जल्दीबाजी में, लेकिन जनता को अपने बिलीफ सिस्टम में, भाइयों बहनों, ये सब करने आता नहीं था। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसके फैसले सारे त्वरित होते थे, फैसले सारे अच्छे थे, बट इंप्लीमेंटेशन वॉज टोटली रॉन्ग। याद रखिएगा, इसके सारे फैसले अच्छे थे, समय से पहले का फैसला था, एडवांस सोचता था, समय से बहुत पहले का सोच रखता था, जनता उसके हिसाब से तैयार नहीं थी, ये ध्यान में रखिएगा। और जो दूसरी बात मैंने कहा, इसीलिए इनकी इंप्लीमेंटेशन में समस्या होती और इनके प्लान सक्सेस नहीं होते। इसीलिए अब इसको क्या क्या कहा गया? विरोधाभासों का मिश्रण। इस सुल्तान का क्या क्या नाम है? मिक्सचर ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। ब्लडी सुल्तान, खूनी सुल्तान। रक्त पिपासु सुल्तान, ब्लड शकर सुल्तान। रक्त का प्यासा सुल्तान, शोणित का प्यासा सुल्तान, सोनित सुल्तान। क्रेजी सुल्तान, पगला सुल्तान। राजधानी परिवर्तन करने वाला सुल्तान, टोकन करेंसी चलाने वाला सुल्तान। इतने सारे इसके नाम, ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा, इतने सारे नाम इसके आगे। पर यही है वो सत्य, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान मनमोहन सिंह है। सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान यही था। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन इसी के समय में, पतन का आरंभ भी इसी के समय में। डिक्लाइन कैसे हुआ? बताया था, विजयनगर राज 1336 में स्थापित हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर और बुक्का ने एक भाग को अलग करके विजयनगर राज की स्थापना कर दी। तो 1336 में इसके समय विजयनगर अलग हो गया। 1347 में बहमनी राज इससे अलग हो गया, अलाउद्दीन बहमन शाह ने। तो दो दो बड़े राज कट लिए। समझ में आई बात? तो इसी के समय पतन की भी शुरुआत है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। अब मोहम्मद बिन तुगलक की और भी बातों को गौर फरमाइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों से कहा, खेत में फसल को हर साल बदल करके खेती करो, क्रॉप रोटेशन। यही लागू किया। ये क्वेश्चन आता है, गन्ना है तो गेहूं, अगली बार चावल, अगली बार कुछ और, ऐसे बदलते रहो फसल, फर्टिलिटी बनी रहेगी। एक तो ये। दूसरा, इसने जो है दीवान एक कोही की स्थापना की। कोह मतलब कृषि करना, खेती। दीवान मतलब डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री। दीवान एक कोही यानी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्थापना की। तो इसने दीवान एक कोही की स्थापना की, फसल बदल बदल के करने की बात की। समझ में आई बात? इसके समय में मंगोल जो आक्रमण हुए दिल्ली पर कई बार, उससे क्या हुआ, बहुत सारे, एक बार ऐसा आक्रमण हुआ कि बहुत सारी लाशें पटी पड़ी रह गई, सड़ांध पैदा हो गया, आबादी भी बढ़ रही थी, सड़ांध भी पैदा हो गया और उसको जगह बदलने की भी इच्छा थी। तो उसने दिल्ली में ही एक कैपिटल सिटी तो नहीं कहेंगे, पर हाँ इसे माना जाता है, एक कैपिटल सिटी बसा दिया। एक बार तो कैपिटल ट्रांसफर किया, लेकिन कैपिटल सिटी जिसका नाम था जहां पनाह नगर। तो
तो हु फाउंडेड या डेवलप्ड जहांपनाह नगर एज ए कैपिटल सिटी इन दिल्ली? मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर की स्थापना की। ये इसके खाते में गया। समझ आई बात? इसके अलावे और क्या इसके खाते में, तो देखते हैं इसके खाते में और क्या क्या आता है। जरा गौर से सुनते जाइए, गौर से सुनेंगे। शराब बनाने पर पाबंदी लगा दी। वारंगल का नाम सुल्तानपुर रखा। वारंगल है ना, वारंगल आंध्र प्रदेश में, वारंगल का नाम सुल्तानपुर रखा। इसके समय में समाचार की गति 12 आवर्स में 100 किलोमीटर थी। 12 घंटे में 100 किलोमीटर समाचार पहुंच जाता। हर 3 कोस पर एक समाचार वाहक होता, जो ये डाक उसको देता, वो डाक उसको देता, और उधर का डाक ये ले लेता, और इस तरह से बड़ा आसान होता। जैसे ठीक यही व्यवस्था मात्र 13 वर्ष का एक लड़का महाराष्ट्र के मुंबई में अपनाया है, और लगभग 176 या कुछ जोन में पूरे को बांट दिया है रेलवे ट्रैक के साथ साथ। और वो उसने जो है डब्बा वाले के साथ साठ गांठ करके और अपने करीब 100 स्टाफ को रख के कुरियर सेवा की शुरुआत की है, जिसे जो है क्या नाम है, कोई जो है ना मोटिवेशनल बिंद्रा या ऐसे क्या नाम है, विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है मोटिवेशनल, वो उसके जिक्र करते हैं बेटा। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक वाला ये अंदाज जो है, एक्चुअली वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था डाक का, जिसको ये मेंटेन किया था, स्पीड बढ़ गई थी। अब आइए फिर अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का समय देख लिया। गद्दी पर बैठा, जूना खां नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा, और जैसा मैंने कहा राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा चलाया। फिर हम देखते हैं सिक्का पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह खुदवाया, यानी ईश्वर की छाया सुल्तान। वह सुल्तान जो टंका पर या सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह खुदवाया, यानी खुद को अल्लाह की छाया कहा, सिक्के पर यह बात खुदवाया, यही है वो। जबकि याद रखिएगा इल्तुतमिश जो है सिक्के पर अपनी बेटी रजिया का नाम उत्तराधिकारी के रूप में खुदवाता है। बलबन टाइटल लेता है जिल्ले अल्लाह, अल्लाह की छाया, शेडो ऑफ अल्लाह, पर इसने जो है अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह ये बात सिक्कों पर लिखवाया। ये क्वेश्चन है इसका। नगरकोट विजय, नगरकोट तो मालूम होगा आपको, नगरकोट जो है हिमाचल प्रदेश में, उसका विजय किया 1337 में। कराचील अभियान, तिब्बत को जीतने का कराचील अभियान चलाया, जिसमें असफल रहा, पर कोशिश की तिब्बत को जीतने का, इसी ने किया। इसके समय में मुल्तान और लाहौर पर नेता जो है तरमाशिरी था, मंगोल नेता, उसने आक्रमण किया। चीनी सम्राट तोगोन के तिमूर का राजदूत आया और बौद्ध मंदिर का पुनर्निर्माण की बात की। याद रखिए 1341 में, ध्यान देंगे, चीन का जो राजा था जिसका नाम था तोगोन तिमूर, उसका राजदूत भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के यहां आया और आज्ञा प्राप्त किया कि हमें बौद्ध मंदिर बनाने की पुनर्निर्माण की इजाजत दी। समझ में आई बात? पुनर्निर्माण, तो ये दिया। फिर देखते इब्ने बतूता की बात हो गई। फिर देखते इब्ने बतूता आया कब? 1342 में, गया कब? 1347। तो 1342 में इब्ने बतूता आया, 1347 में गया। अब आइए जूनागढ़ के पास जो सिंध प्रांत था, सिंध प्रांत में ये गया था। वहां जाने पर वो बीमार पड़ गया, रास्ता भटक गया, और वहीं सिंध के राजधानी थट्टा में, थट्टा डेथ कर गया। डेथ कर गया तो हम देखते हैं बदायूनी जो इतिहासकार है उस समय का, बदायूनी ने लिखा सुल्तान को रियाया से, रियाया यानी प्रजा, जनता, सुल्तान को रियाया से, रियाया को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। समझ में आई बात? सुल्तान को रियाया से, रियाया को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये बात की गई। याद रखिएगा, किसने कहा? बदायूनी ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मौत कहां हुई? थट्टा, सिंध में। ये याद रखिएगा, पॉइंट यहां तक है। अब आइए, किसने किसके लिए कहा सुल्तान को रियाया से, रियाया को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? इतिहासकार बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मौत पर कहा है। अब आइए, कुल मिलाकर के जो कुछ बात और हुई, इसे आप क्या कहते हैं? ये बहुत ही धर्मनिरपेक्ष सुल्तान था। ये अपने जमाने का अकबर कहलाता। क्यों? जैसे अकबर अन्य धर्मों के आचार्यों को बुला करके
आध्यात्मिक संवाद करता था, वाद विवाद करता था, उससे पहले ही ये शख्स जीन प्रभा सूरी जैसे जैन आचार्य को अपने दरबार में बुला के बातचीत करता। इसलिए इसको कहा गया है दिल्ली सल्तनत का अकबर, धार्मिक वाद विवाद के लिए। इसके समय में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे, हिंदू ऑफिसर सबसे ज्यादा। ये दरबार में होली का आयोजन करता। ही सेलिब्रेट्स होली इन द कोर्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ही सेलिब्रेट्स होली इन द कोर्ट, तो ये याद रखना है। तो होली मनाता था। और ये देखते हैं कि एक तरह से धर्मनिरपेक्ष है और इसे अकबर कहा गया है दिल्ली सल्तनत का। तो इस तरह से इसके खाते में इतने सारे सवाल आते हैं। भले इसको आप पगला सुल्तान कहिए, क्रेजी सुल्तान कहिए, खूनी सुल्तान कहिए, रक्त पिपासु सुल्तान कहिए, डैश डैश डैश, पर ये इसके सवाल हैं जो इससे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। इतने सारे सवाल मोहम्मद बिन तुगलक के नाम है। नाउ वी हैव टू बी टॉक अबाउट द नेक्स्ट सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे। बैकग्राउंड आज होगा, बैकग्राउंड आज होगा। अब तीसरा जो सुल्तान है तीसरा है बेटा फिरोज शाह तुगलक। एक राजा हुआ सुल्तान, इसका समय है 1351 से 1388 ये टाइम। कोरोनेशन एक्ट ठट्टा सिंध यह चचेरा भाई, कजन ब्रदर, का बेटा थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताऊं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, कोरोनेशन एक्ट ठट्टा, सिंध की राजधानी ठट्टा में इसका राज्य अभिषेक हुआ। यह मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जूना खां का चचेरा छोटा भाई था। ध्यान देंगे, ये जो है शख्स ठट्टा में मौजूद था, सुल्तान के साथ था, चचेरा भाई था। ठट्टा के आवाम और जितने सैनिक वहां उपस्थित थे, जो अफसर वगैरह, जहां पे सुल्तान मरा था वहां पर सारे अफसर मौजूद थे, और इन सभी ने मिल करके फिरोज शाह तुगलक को निर्वाचित किया एज ए सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसलिए एक सिंगल क्वेश्चन है, क्या दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसे निर्वाचित किया गया, देयर इज ए सिंगल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट इलेक्टेड बाय द पीपल, ही वॉज फिरोज शाह तुगलक। एंड रिमेंबर, जो रजिया बेगम या रजिया सुल्ताना है उसके लिए सवाल थोड़े चेंज है। वह कौन थी जो दिल्ली और मुल्ला, दिल्ली की जनता और मुल्ला वर्ग के समर्थन से गद्दी पर बैठी? रजिया सुल्तान विद सपोर्ट ऑफ डेलियाइट्स एंड रिलीजियस क्लास पीपल। यहां क्या है? इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ सिंध ठट्टा और इलेक्टेड बाय द पीपल।
दैट इज फिरोज शाह तुगलक, सिंगल इलेक्टेड सुल्तान। पॉइंट क्लियर, ये याद रखना है। भतीजा था, अब ठट्टा में राजाभिषेक हुआ, यहां आएगा और इसकी बात को समझिए। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय जितनी भी पॉलिसीज चल रही थी, जो ठीक से इंप्लीमेंट ना होने की वजह से दिल्ली सल्तनत का जो राज्य है उसका जनता के बीच में विश्वास समाप्त हो गया, फेस डिसफेम हो गया। आवाम को सत्ता पर, शासन पर, राज्य पर विश्वास नहीं रहा, जनता से दूरियां बढ़ गई और मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज की यह असफलता थी। इसीलिए इसका यही था कि जनता को राज्य के करीब लाना है, उसके विश्वास को बढ़ाना है, जनता के हित में काम करना है। जैसे यूपीए 2 का शासन, मनमोहन सिंह की सरकार की सेकेंड फेज शासन में ये दूरियां हो गई थी। मिस्टर मोदी आए और इस तरह की दूरियों को दूर करके नजदीकियां कायम करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें की, जो बहुत सारी पुरानी चीजें थी उसको नए क्लेवर में पेश किया, पर चीजें वही थी, नो डाउट। तो याद रखने की चीज है कि इस तरह से हम देखते हैं कि यही काम फिरोज तुगलक ने किया। नतीजतन वो क्या किया, अपने भाइयों की तमाम जो अनफेम्ड, ठीक है, पॉलिसीज थी, चेंज कर दिया, खत्म कर दिया, उसकी जगह नई पॉलिसीज लाया। ऑल पॉलिसीज ऑफ हिज ब्रदर वॉज टोटली फ्लिप्ड, बदल दिया और नई पॉलिसीज लाई और फिर से रीफेथ गेन किया। समझ में आई? ये एक सबसे बड़ा काम था फिरोज तुगलक का। फिरोज तुगलक के खाते में भी मोहम्मद बिन तुगलक जैसा ही 25-30 अच्छे सवाल हैं, पर इन सवालों को हम आज संभव नहीं बना सकते, क्योंकि ये संभव नहीं है तो कल जो है हमारा वो फिरोज तुगलक, नादिर और सैयद लोधी सब होगा। ये याद रखना है, कल के लिए इसको छोड़ दीजिए। और समय समाप्त होता है आपके पास 3-4 मिनट, समझिए। बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ गई है या कोई भी और वैकेंसीज आ जाए, हम जिस स्टैंडर्ड को, सिस्टम को लेके चलते हैं, यकीन मानिएगा जटिल प्रश्न भी आप हमारे इस तरीकों से सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जिसमें ऑप्शंस बड़े सिमिलर होते हैं, और असर्शन भी इसी से करेगा, कथन कारक, टेबल मैचिंग भी यहां से होगा, सिंगल पॉइंट भी होगा, नेगेटिव अप्रोच वाले क्वेश्चंस भी होंगे और बहुत इजी लाइटर क्वेश्चंस भी यहीं से निकलेंगे। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं यकीन मानिए आप 10 ईयर्स जाके पलटिए, ये तमाम क्वेश्चंस मौजूद होंगे, एग्जाम में आए हुए हैं। 22 वर्ष का एक्सपीरियंस लेके हम आपके साथ हैं बेटा, जो आप लोगों ने ही मुझे शेप अप किया है, बनाया है। तो प्लीज बिलीव करिएगा और कॉन्फिडेंट रहिएगा। नजरें हमारी 4 नहीं होती, पर याद रखिएगा यहां दिल और दिमाग को सम्मिश्रण करके हम आपके साथ हैं। इस पर बढ़िया से पढ़िए, एक बार में ना समझ आए दूसरी बार वीडियो देखिए, समझ में ना आए हमारे व्हाट्सएप पर बात करिए हमसे और बेहतर होगा। इसी के साथ आज हम समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।